नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है संजय, प्रीति और प्राची की। संजय और प्रीति पति पत्नी थे और प्राची इन दोनों की दोस्त थी। दोस्त क्या, अगर मैं प्राची को प्रीति की बहन भी कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रीति और प्राची काफ़ी समय से बहुत अच्छे दोस्त थे। और जब प्रीति के ज़िंदगी में संजय आया, तब संजय से भी उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो गई। और कुछ समय बाद संजय का प्रीति के साथ एक अलग ही जुड़ाव हो गया। उन दोनों के बीच में कब और कैसे प्यार का रिश्ता बना, ये उन दोनों को भी समझ में नहीं आया। कुछ समय के बाद दोनों ने शादी कर ली और ये तीनों एक साथ एक फैमिली की ही तरह रहा करते थे और जहाँ कहीं भी जाते साथ में ही जाया करते थे, क्योंकि परिवार सिर्फ बोलने के लिए नहीं थी प्राची उन दोनों के लिए, वो सच में उन दोनों के लिए परिवार ही थी। प्राची का वैसे भी प्रीति के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था, क्योंकि प्राची एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। इस वजह से जब प्राची को प्रीति मिली और उससे उसकी दोस्ती हुई, तब प्राची के लिए उसकी पूरी दुनिया सिर्फ प्रीति ही बन गई थी। लेकिन संजय के आने के बाद संजय से भी वही लगाव और वही जुड़ाव प्राची को महसूस होने लगा। इन तीनों के ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इन तीनों ने एक बार साथ में ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया और तीनों ऊटी के लिए निकल गए। उस समय ऊटी में भी लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं हुआ करता था। वैसे भी ये जिस मौसम में गए थे, उस मौसम में ज़्यादातर लोग ऊटी जाना पसंद नहीं करते थे। इस वजह से इन्हें वहाँ पर घूमने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, क्योंकि भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी और वो घूम घूम कर एक एक जगह देख रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ऐसी पहाड़ी मिली जिस पहाड़ी पर जाना सख्त मना था, लेकिन उस पहाड़ी का नज़ारा ही कुछ ऐसा था कि वो तीनों चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोककर वहाँ पर फोटोग्राफ वगैरह खींचने लगे। उन्होंने मन भर के वहाँ पर जितनी फ़ोटोज़ निकालने थे सारे फ़ोटोज़ खींचे और थोड़ी देर बाद वहाँ से आगे बढ़ गए। उन्हें एक खास पॉइंट पर जाकर पिकनिक मनाना था, इसलिए वो उसी जगह की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उस वक्त ना तो गूगल मैप काम किया करता था और ना ही कोई अन्य सुविधा थी। इस वजह से वो पहले से ही ऊटी का एक मैप अपने साथ लेकर घूम रहे थे और उन्होंने उसी मैप के सहारे रास्ता ढूंढने की कोशिश करना शुरू किया। लेकिन जब वो उस पॉइंट से आगे बढ़ रहे थे, तब अचानक से उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जो कि रास्ते में बैठकर पता नहीं कुछ ढूंढ रही थीं। इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उतरकर उन्हें रास्ते से हटने को कहने लगे, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। काफ़ी देर तक संजय के चिल्लाने के बाद आखिरकार वो रास्ते से हट गईं। लेकिन उनके वहाँ से हटते ही जब संजय ने पलटकर उन्हें देखने की कोशिश की ताकि वो उनसे रास्ता पूछ सके, वो बूढ़ी अम्मा सबकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक वो ऐसे कहाँ गायब हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने अपने मन में ही ये ख्याल लाया कि हो सकता है वो लोकल हैं, तो उन्हें यहाँ के बहुत सारे रास्ते और शॉर्टकट्स पता होंगे, जिसमें वो जाकर ऐसे गायब हो गई
कि अब उनको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनके उस रास्ते के दोनों तरफ जंगल ही जंगल थे। इस वजह से उन्होंने उनका पीछा करने के लिए उन्हें उस जंगल में जाकर ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अब संजय वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। उसने जैसे ही स्टीयरिंग को हाथ लगाया, उसने अपने हाथ के तरफ जब देखा, उसके दोनों हाथ खून से भरे हुए थे। वो खून कहाँ से आया, उसके हाथों पर कैसे लगा, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। संजय ने नीचे उतरकर उस खून को पानी से धो डाला, लेकिन उसे बार बार अपने हाथों में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसके हाथों में अचानक से खुजली होने लगी। वो काफ़ी बेचैन हो रहा था, लेकिन उसने ये बात ना तो अपनी पत्नी पर जाहिर की और ना ही दोस्त पर। वो चुपचाप गाड़ी चला रहा था। जैसे तैसे उन्हें जहाँ जाना था वो वहाँ अब पहुँच चुके थे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद तीनों ने गाड़ी से सारा सामान निकालकर वहाँ पर सजाना शुरू कर दिया ताकि वो बैठकर कुछ खा सकें। और थोड़ी ही देर में प्रीति को अचानक से सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। प्रीति ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी में ही आराम करना चाहती हूँ। तुम दोनों को अगर कहीं जाना है, घूम कर आना है, तो तुम दोनों जा सकते हो। इस पर प्राची ने पूछा भी कि हम तुम्हें छोड़कर ऐसी हालत में कैसे जाएं? लेकिन प्रीति ने मना कर दिया। उसने कहा वो बिल्कुल ठीक है और वो अकेले अपना ध्यान रख सकती है। तुम दोनों मेरे वजह से अपना प्लान क्यों बिगाड़ रहे हो? हम यहाँ इतनी दूर घूमने आए हैं, तो तुम दोनों मेरे वजह से यहाँ पर बैठकर बोर मत हो। तुम दोनों जाओ और जाकर घूम कर आओ, तब तक मैं भी थोड़ा आराम कर लूँगी तो अच्छा महसूस करूँगी। ये सुनकर संजय और प्राची दोनों को यही लगा कि प्रीति कहीं ना कहीं सही बोल रही है। वो दोनों प्रीति को गाड़ी में ही आराम करने के लिए छोड़कर वहाँ से थोड़ी दूर बाकी जो चीज़ें उन्हें पता थी वो देखने के लिए पैदल पैदल ही निकल गए। और प्रीति दवाई खाकर सोने की कोशिश कर रही थी। अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गाड़ी के शीशे पर कोई नॉक कर रहा है। जब उसने आंखें खोलकर देखी तो शायद वही औरत वहाँ से आगे बढ़ रही थी। किसी ने नॉक किया या नहीं ये प्रीति को पता नहीं चल रहा था, लेकिन उसने तुरंत पता नहीं क्या सोचकर दरवाज़ा खोला और उस औरत के पीछे जाने लगी। प्रीति उस औरत को लगातार आवाज़ें दी जा रही थी, लेकिन वो औरत ना तो सुन रही थी और ना ही रुक रही थी। प्रीति उस औरत के पीछे पीछे एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर पहुंच चुकी थी। जब वो वहां पर पहुंची तब उसने देखा उसके आंखों के सामने वो औरत उस पहाड़ी के नीचे से गिर गई। प्रीति उसको देखकर चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मदद के लिए पुकारने लगी और रोने लगी। लेकिन जब प्रीति ने पीछे पलटकर देखा तो वो औरत उसके सामने ही खड़ी थी। इधर जंगल में संजय और प्राची दोनों घूम रहे थे। दोनों साथ में काफ़ी मज़े कर रहे थे। उन दोनों को देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उन दोनों के बीच रिश्ता दोस्त से कहीं ज़्यादा लग रहा था और वो दोनों जंगल में एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तभी उन्हें प्रीति के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उन्होंने उस तरफ ध्यान ना देते हुए आपस के मज़े चालू ही रखे। वो दोनों इधर से उधर हर जगह घूम रहे थे और इतने में उन्हें ऐसा लगा जैसे प्रीति उन्हें पुकार रही है। अब आखिरकार उन्हें थक हार कर प्रीति के पास वापस आना पड़ा। जब वो प्रीति के पास वापस आए तब उन्होंने देखा प्रीति अभी भी गाड़ी के अंदर ही बड़े आराम से सो रही थी। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आवाज़ किसी एक ने नहीं दोनों ने सुनी थी
और अब प्रीति उनके सामने नींद में थी। ऐसा कैसे हो सकता था? अब उन दोनों ने इस चीज़ की फिक्र ना करते हुए कि प्रीति वहीं गाड़ी के अंदर है, वहीं गाड़ी की आड़ से छुपकर एक दूसरे को हक करना शुरू कर दिया। प्रीति वो सारी चीज़ें देख रही थी। प्रीति कुछ भी बोल नहीं रही थी। क्यों? प्रीति के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था? शायद प्रीति ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। उन तीनों का वो ट्रिप खत्म हो चुका था। अब तीनों घर के लिए लौट रहे थे और घर के तरफ लौटते हुए भी प्रीति पूरे रास्ते गाड़ी में चुपचाप बैठी हुई थी। उसने किसी से कुछ भी बात नहीं की, यहाँ तक कि संजय और प्राची के सवाल जवाब करने पर भी प्रीति कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। ये देखकर संजय और प्राची को ऐसा लगा कि शायद प्रीति की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, इसलिए वो बात नहीं करना चाहती है। अब तीनों वापस अपने घर आ चुके थे। प्राची आराम कर रही थी और प्रीति हॉल में अकेली बैठी हुई थी। संजय भी अभी प्राची के ही कमरे में उसके साथ बैठा हुआ था। उसके साथ उसके हंसी ठहाके अभी भी चालू थे। उसे जैसे कोई मतलब ही नहीं था कि प्रीति की तबीयत कैसी है, उसे क्या हुआ, वो रास्ते में इतनी चुपचाप क्यों थी। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की। आखिरकार प्रीति थक हार कर अपने कमरे में आकर चुपचाप लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद संजय भी कमरे में आ गया। उसने देखा कि प्रीति शायद सो चुकी है। ये देखकर संजय भी चुपचाप अपनी जगह पर आकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। अचानक रात के करीब 1:30 बजे प्रीति अजीब तरह से आवाज़ें निकालने लगी और संजय को काफ़ी गुस्से से घूर रही थी। बहुत देर तक वैसी आवाज़ें आने के बाद आखिरकार संजय की भी नींद खुल गई। संजय ने जब उठकर देखा तो प्रीति बेड पर बैठी हुई, जिसके खुले बाल थे, भयानक सा चेहरा था, अजीब तरह से हुंकारे भर रही थी, जैसे प्रीति कोई इंसान नहीं जानवर हो। और प्रीति का ऐसा रूप देखकर संजय थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन वो धीरे से प्रीति के करीब जाकर उससे उसकी तबीयत पूछने लगा। जैसे ही संजय प्रीति के करीब पहुंचा, प्रीति ने तुरंत धक्का देकर संजय को बेड से नीचे गिरा दिया और उसे प्रीति कहने लगी, क्यों फुर्सत मिल गई तुम्हें यहाँ आने की? जाओ, जाकर मेरी सौतन के पास बैठ जाओ। ये सुनकर संजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रीति को क्या हो गया है, वो ऐसी बातें क्यों कर रही है, क्योंकि प्रीति तो अभी तक उसके और प्राची के रिश्ते से अनजान थी। अचानक ऐसा क्या हुआ? प्रीति ऐसे क्यों बातें कर रही है? लेकिन उस वक्त प्रीति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। प्रीति उछलकर संजय के सीने पर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। संजय बार बार मदद के लिए आवाज़ें लगाने लगा। ये शोरगुल सुनते ही प्राची तुरंत भागकर उन दोनों के कमरे में आ गई। प्राची के कमरे में आते ही प्रीति ने संजय का गला छोड़ दिया और अब वो प्राची पर हमला करने लगी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि तू मेरी सौतन है और मैं तुझे मार डालूंगी। तुम दोनों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये बात प्राची के भी समझ से परे थी, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता तो प्रीति से पूरी तरह से छुपा हुआ था। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रीति इस तरीके से प्राची और संजय पे इल्ज़ाम लगा रही थी और तो और उन दोनों की जान लेने की भी कोशिश कर रही थी। वो दोनों इन सारी चीज़ों से पूरी तरह से अनजान थे। दोनों किसी भी बात को समझ नहीं पा रहे थे। दोनों ने मिलकर प्रीति को शांत करने की, रोकने की
एक नाकाम कोशिश की। आखिरकार थक हार कर वो दोनों प्रीति को उस कमरे में बंद करके बाहर निकल गए और आपस में एक दूसरे से ये सवाल करने लगे कि आखिरकार प्रीति को क्या हो गया है। प्रीति ने ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से प्रीति हम दोनों के रिश्ते के बारे में जान गई है, और तो और इतनी जल्दी उसे ऐसा क्या हुआ कि वो अब हम दोनों को मार डालना चाहती है। दोनों के समझ में कोई भी बात नहीं आ रही थी। दोनों परेशान हो चुके थे। इधर प्रीति दरवाजे को इतनी बुरी तरीके से पीट रही थी, लग रहा था जैसे वो दरवाजे को उखाड़ कर अपने साथ लेकर बाहर आ जाएगी। उन दोनों को अब प्रीति से काफ़ी डर लग रहा था। आखिरकार प्रीति ने वो दरवाज़ा तोड़ ही दिया और जब वो बाहर निकली, अब उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। प्रीति के चेहरे में बार बार उन दोनों को उसी औरत का चेहरा नजर आ रहा था। संजय ने तो फिर भी उस औरत को पहचान लिया, लेकिन प्राची के लिए वो चेहरा बिल्कुल नया था। हाँ, इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि वो शायद अकेली प्रीति नहीं है, और जिस तरीके से वो गुर्रा रही थी, गुस्सा दिखा रही थी, वो इंसान भी बिल्कुल नहीं लग रही थी। दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए थे। ये देखकर प्रीति का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और वो लपक कर उन दोनों की तरफ आई और उसने दोनों का गला एक एक हाथ से पकड़ रखा था। उसने दोनों को ज़मीन से काफ़ी ऊंचा उठा दिया था। ये कोई भी इंसान नहीं कर सकता, खास करके एक दुबली पतली लड़की। उसके लिए तो ऐसा करना संभव ही नहीं था। ये सारी चीज़ें देखकर इन दोनों को ये बात समझते देर नहीं लगी कि प्रीति के साथ कोई ना कोई ऐसी बुरी शक्ति जुड़ चुकी है जो कि उन दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये बात समझते ही दोनों ने जैसे तैसे खुद को प्रीति के चंगुल से छुड़ाया और उस घर से दौड़कर बाहर निकल गए। लेकिन वो इन सारी चीज़ों से पूरी तरह से अनजान थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि अब उन्हें मदद मांगने के लिए किसके पास जाना चाहिए और किसके पास नहीं। लेकिन प्राची ने इन सारी बातों के बारे में कुछ कुछ सुन रखा था। फिर प्राची ने संजय को तुरंत एक सलाह दी कि हमें आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर सबसे पहले पंडित जी से मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त वही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। संजय भी इन सारी चीज़ों से काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए उसने प्राची की बात एक ही बार में मान ली। वो दोनों अपनी बिल्डिंग से निकलकर पीछे के गली में जो एक मंदिर था, उस मंदिर में पहुंच चुके थे। रात के 2:30 बज रहे होंगे। इस समय तो मंदिर के पट भी बंद रहते हैं और अब दोनों ने पीछे रहने वाले पुजारी जी का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। पंडित जी भी इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर तुरंत उठकर बैठ गए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के सामने प्राची और संजय दोनों बहुत ही बुरी और बदहवास हालत में खड़े थे। वो दोनों पंडित जी के आगे हाथ जोड़े उनसे मदद की भीख मांग रहे थे। पंडित जी ने पहले उन दोनों को शांत करवा के अपने कुटिया में बिठाया। वहाँ उनसे सारी बातें पूछी। इस पर पंडित जी ने कहा, अगर ऐसी बात है, इसका मतलब तुम्हारी पत्नी के ऊपर ज़रूर कोई ना कोई प्रेत आत्मा आ चुकी है। उसके ही वजह से तुम्हारी पत्नी शायद ऐसे व्यवहार कर रही है। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलना पड़ेगा और इस वक्त मैं तुम्हारे घर पर नहीं जा सकता। मैं सुबह ही मंदिर की पूजा आरती करने के बाद इन सारी चीज़ों का उपाय कर सकता हूँ। इसलिए तुम दोनों को यहीं पर मेरे घर में आज की रात बितानी पड़ेगी। वो दोनों भी घर वापस तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बार में ही
पंडित जी की बात मान ली और वो दोनों वहीं पंडित जी के साथ उनकी कुटिया में ही आज रात भर रुके हुए थे। सुबह का इंतज़ार दोनों को बहुत बेसब्री से था। पंडित जी सुबह उठे। उन्होंने मंदिर की पूजा आरती करने के बाद उन दोनों के साथ उन दोनों के घर चलने के लिए कहा। संजय और प्राची दोनों पंडित जी को साथ में लेकर घर पर आ चुके थे, लेकिन अभी प्रीति बिल्कुल सामान्य लग रही थी। प्रीति नॉर्मल तरीके से घर के काम कर रही थी। प्रीति को देखकर ये कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि प्रीति के साथ ऐसा कुछ रात में हुआ था और प्रीति के साथ कोई प्रेत आत्मा जुड़ी हुई है। पंडित जी इन सारी चीज़ों से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि ये कभी कभी होता है। प्रेत आत्माएं खुद को छुपाने के लिए छल भी करती हैं। फिर पंडित जी ने मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल की कुछ छींटें जैसे ही प्रीति पर डाली, प्रीति तुरंत छटपटाकर रात के ही रूप में आ चुकी थी और वो वैसे ही तेज तेज हुंकारे भर रही थी। और पंडित जी ने जैसे ही प्रीति का ये रूप देखा, उन्होंने तुरंत प्रीति को उसकी चुटिया से पकड़ लिया और वो उस पर मंत्रों का लगातार जाप करते हुए उसके बारे में जानकारी निकालने लगे। फिर प्रीति के साथ जो आत्मा थी उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया वो ऊटी की रहने वाली है और उसके पति ने भी उसके साथ ऐसे ही धोखा किया था और धोखे से उसे मार भी दिया था। लेकिन प्रीति को जब उसने देखा और उसे ये बात समझ में आई कि प्रीति के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो ना चाहते हुए भी वो आत्मा अपने आप प्रीति से जुड़ गई। इसलिए अब वो यहाँ पर प्रीति की मदद करने आई है और वो प्रीति की मदद उसके पति और उसकी दोस्त को जान से मार कर करना चाहती थी। ये बात सुनते ही संजय और प्राची दोनों के होश उड़ चुके थे। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करें तो क्या करें। उन्होंने पंडित जी से पुकार लगाना शुरू किया। पंडित जी ने कहा, चिंता मत करो, ये तुम्हारा आपसी मामला है। वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें इस आत्मा से मुक्ति दिलाने आया हूँ, ना कि तुम दोनों के घर का मसला सुलझाने। वो तुम बाद में देख लेना, लेकिन अभी मुझे इस आत्मा को इस बच्ची के शरीर से अलग करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इसे हर हाल में मंदिर लेकर जाना पड़ेगा। संजय और प्राची ने पंडित जी की इसमें मदद की और पंडित जी ने अपने 2-3 शिष्यों को मंदिर से भी बुलवा लिया। सारे लोगों ने बहुत मुश्किल से उस आत्मा पर थोड़ी देर के लिए काबू पाया। जैसे तैसे सबकी मदद से अब प्रीति मंदिर के अंदर आ चुकी थी और मंदिर के अंदर आते ही प्रीति पूरी तरह से शांत हो चुकी थी, क्योंकि प्रीति के अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं थी। वो तो एक अच्छी आत्मा थी जिसको खुद ही बहुत ज़्यादा सताया गया था, तड़पाया गया था, जीते जी भी और मरने के बाद भी। इसलिए अब वो आत्मा शांति से मंदिर में पंडित जी के सामने बैठी हुई थी। पंडित जी ने अपनी सारी क्रियाविधि शुरू की और क्रियाविधि करने के आधे घंटे बाद ही पंडित जी ने उस आत्मा को एक कलश में कैद कर लिया। प्रीति अब पूरी तरह से उसके साथ हुई सारी चीज़ें भूल चुकी थी और प्रीति ये भी भूल चुकी थी कि उसकी दोस्त और उसके पति के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन ये बात तो संजय और प्राची दोनों अच्छे से जानते थे। इन सारी चीज़ों के वजह से कहीं ना कहीं अब उन दोनों को अपनी की गई गलती पर पछतावा हो रहा था। इसलिए इस हादसे के बाद संजय और प्राची ने खुद ही अपनी गलती का जो भी सच था प्रीति के सामने रख दिया। प्रीति ये बात सुनकर पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन संजय
अब एक बार फिर से प्रीति के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। प्रीति ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो संजय और प्राची दोनों को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर पाई। इसलिए मुश्किल से 6 महीने बाद प्रीति ने संजय को हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया और प्रीति ने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।